ऐसा लगता है कि जुड़वां बच्चे फिर से वही कर रहे हैं। प्रथम वर्ष के बच्चों को अपना सिर झुकाना सीख लेना चाहिए। सच है, अगर उसने ऐसा किया होता तो शायद उसकी हालत इतनी दयनीय नहीं होती। भीड़ में फुसफुसाहट की लहर फैल गई। डायन को कानों में बज रही आवाज़ के कारण उन्हें सुनने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन अगर वह होता तो सिर्फ आहें ही भर पाता। शायद यह नश्वर दुनिया और मार्शल दुनिया के बीच संस्कृति का अंतर था। नश्वर दुनिया में जो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते थे और कड़ी मेहनत करते थे, उनकी हमेशा प्रशंसा की जाती थी। लेकिन मार्शल दुनिया में जो लोग अपनी क्षमता से परे काम करने की कोशिश करते थे, उन्हें केवल नीची नज़र से देखा जाता था और मूर्ख कहा जाता था। लेकिन शायद ये सामान्य रूप से वास्तविकता का तरीका था। नश्वर दुनिया में ऐसी संस्कृति होने का एकमात्र कारण ये था कि शक्तिशाली लोगों ने सुरक्षित और संरक्षित समाजों का निर्माण किया, जिसने कमजोर लोगों को शांतिपूर्ण जीवन जीने की अनुमति दी। अपराधियों को कानून द्वारा दंडित किया गया, महिलाओं को सरकार द्वारा संरक्षित किया गया, अनाथों को राज्य द्वारा लिया गया। इन सब से एक ऐसी संस्कृति का विकास हुआ जो कड़ी मेहनत और दृढ़ता की सराहना करती थी। हालांकि मार्शल वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां ताकत का बोलबाला था और अक्सर कानून उसी की मर्जी के मुताबिक चलता था जिसकी मुट्ठी बड़ी होती थी। सब कुछ पूर्ण सहानुभूति या पूर्ण शक्ति द्वारा। उफ, कितना निराशाजनक है, डायन ने खांसते हुए कहा। इतनी सारी सुंदर महिलाएं मुझे इस समय ऐसी दयनीय स्थिति में देख रही हैं। कितनी शर्म की बात है। भूल जाओ, जब तक मेरी प्यारी मैडलिन मुझे इस तरह नहीं देखती, मैं बच जाऊंगा। डायन की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों ने ब्लू को रक्त वाहिका को फोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उसी समय डेरियस आगे बढ़ गया। उसे जाने दो, ब्लू। डायन को नीचे गिरा दिया गया, जिससे वह लगभग लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने मुश्किल से उसे संभाल पा रहे थे, उसकी दृष्टि काफी धुंधली लग रही थी। उस समय वह मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। स्पष्ट रूप से उसे सिर में चोट लगी थी, और वह भी बहुत बुरी तरह। मैं तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन ये बहुत आसान होगा, डेरियस ने हंसते हुए कहा। तो इस बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम नंगी होकर 10 बार मेरे सामने झुक जाओगी तो मैं इन मामलों को छोड़ दूंगी। तुम क्या सोचती हो, बहुत आसान है ना? डायन ने अपने हाथ घुटनों पर रखे और हल्की सांसें लीं। कुछ देर बाद हॉलवे में शांत हंसी गूंजने लगी, जो उसके अपने होठों से निकल रही थी। ओह ओह, ये दर्द कर रहा है। मत हंसो, मत हंसो, मत हंसो। डायन ने आह भरी। ऐसा लगता है कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, ब्लू। उसका बायां हाथ तोड़ दो, डेरियस ने उदासीनता से कहा। इससे उसे अपनी स्थिति को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। स्नैप, बदसूरत आवाज ने दालान को भर दिया। डायन ने घुरघुराहट की और उसकी सांसें और भी उथली हो गईं। उसकी सांसें उथली घरघराहट के साथ निकल रही थीं, जो लगभग सीटी की आवाज़ जैसी लग रही थीं। मैं तुम्हें 3 सेकंड और दूंगा, नहीं तो हम एक और अंक तोड़ देंगे। डायोन ने जवाब दिया। आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मजाक के बारे में बता सकता हूँ, भले ही इससे मजाक खराब हो जाए। स्नैप, माफ करना माँ बॉस, 3 सेकंड अभी पूरे नहीं हुए। चिंता मत करो, यह उचित था। डेरियस अस्त व्यस्त डायोन के पास गया। इस समय डायन अपने हाथों का इस्तेमाल खुद को सहारा देने के लिए नहीं कर पा रहा था। वह अपनी पीठ दीवार से टिकाकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसके बाल खून से लथपथ थे, उसकी पैंट और शर्ट फटी हुई थी, और उसकी बाहें उसकी बगल में लटकी हुई थीं। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। मैं तो बस हंस रहा था, क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति ने मुझ जैसे किशोर को नंगा होने के लिए कहा। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा है? मैं इस तरह से नहीं झूलता, सर। डेरियस ने उसकी छाती पर जोरदार लात मारी, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं। डायन के शब्दों से वह इतना क्रोधित हो गया कि वह खुद को रोक नहीं पाया। डायोन बेहोश होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। भीड़ की सांसें थमसी गईं, कानों में हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजने लगी और रोंगटे खड़े हो गए। उनके अंग कांपने लगे, मानो उन्हें बर्तन के तले पर कांटे की खरोंच की आवाज सुनाई दे रही हो। ये कम से कम नींव के तीसरे स्तर के शिखर पर मजबूती है, जैसा कि शीर्ष रैंक वाले तीसरे वर्ष से उम्मीद थी। नहीं नहीं नहीं, हम इसे ऐसे खत्म नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। उठो, डेरियस ने डायन को उसके बालों से पकड़ा और उसे थप्पड़ मारकर जगाया। डायन की आंखें फड़कने लगीं, आंखें सिकुड़ते हुए मानो वह रोशनी देखने की कोशिश कर रहा हो। जब उसे अपनी स्थिति याद आई तो उसके चेहरे पर एक खूनी मुस्कान फैल गई। और 5 मिनट, सुंदर, क्या तुम नहीं देख सकते कि मुझे आखिरकार कुछ आराम मिल गया? डायोन के मुंह और बाहों से खून बहकर जमीन की ओर बहने लगा। लगता है तुम थोड़े विक्षिप्त हो, डेरियस ने डायोन का सिर ऊपर उठाते हुए कहा। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लगा कि तुम खास तौर पर औरतों जैसी दिखती हो, इसलिए मैंने गलती से ऐसा होने दिया। थप्पड़। डायोन की बातें एक और जोरदार थप्पड़ से रुक गईं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। नंगे हो जाओ और 10 बार प्रणाम करो।
सुनो यार, जब मैंने कहा कि तुम औरतों जैसे दिखते हो तो मैं मजाक कर रहा था। मैंने पहले ही कहा था, मैं उस तरह से झूलता नहीं हूँ। थप्पड़। ठीक है, डेरियस ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है, या मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस पल डायन की आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें एक ऐसी स्पष्टता आ गई जो पहले कभी नहीं थी। सिर्फ उस क्रूर नज़र से ही डेरियस को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे नरक के दरवाजे से नीचे गिरा दिया गया हो। क्या तुमने मुझे पहले नहीं सुना? डायन ने कहा, उसकी आवाज़ अब लड़खड़ाती नहीं थी। तुम तीनों में से सिर्फ थोड़े ज्यादा सुंदर बंदर हो। मेरी गांड चूमो, तुम बड़े हो चुके कुत्ते। डेरियस का चेहरा काला पड़ गया। वह पागल है, उसे बस घुटने टेकने थे और यह खत्म हो जाता था। डेरियस की उंगलियां डायोन के बालों को कसकर जकड़ रही थीं, उसे खंजर से घूर रही थीं और लगभग उसके सिर से बालों को नोच रही थीं। लेकिन उसे फोकस लेक जैसी शांत आंखें ही मिलीं जो उसे देख रही थीं। तुम्हें मुझे यहीं और अभी मार देना चाहिए। डायन की आंखें काली पड़ गईं और एक लगभग राक्षसी आवाज़ जारी रही, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जल्द ही तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। मैं तुम्हारे अंगों को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। मैं तुम्हें तब तक प्रताड़ित करूंगा जब तक तुम्हारे पास रोने के लिए आंसू नहीं बचेंगे। और जब तुम्हारा खून सूख जाएगा तो मैं तुम्हारी लाश को सुअरों को खिला दूंगा। डेरियस को इसका कारण तो नहीं पता था, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडा पसीना भर आया और उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा सिकुड़ गया। मैं सच में तुम्हारी वीरतापूर्ण उन्नति देखना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से आज तुम मर गए। केवल कचरा ही दूसरे मौके की भीख मांगता है। मार्शल वर्ल्ड में तुम्हें केवल एक ही मौका मिलता है। डेरियस के दाहिने हाथ में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर की हवा उसके माध्यम से गुजर रही है और कट रही है। ये तलवार जैसी ऊर्जा है। नहीं, ये निश्चित रूप से भाले जैसी ऊर्जा है। तलवार ज्यादा सुंदर है, यह उससे ज्यादा प्रभावशाली है। डेरियस सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अपने तीसरे वर्ष की शुरुआत में तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंचना और भला क्यूई को नियंत्रित करना। वाह! भीड़ की बातें सुनकर डेरियस ने उपहास किया। तुम जान सकते हो कि मेरे हाथों मरकर तुम सचमुच धन्य हो। इसे मेरा अपमान करने की कीमत समझो। डेरियस की उंगलियों की नोकें डायोन की छाती में घुस गईं, उसकी हड्डियों की त्वचा को पूरी आसानी से चीरती हुई। उसने डायोन की आंखों में देखा, वह निराशा की उस आखिरी झलक को देखना चाहता था, इससे पहले कि वह उसके दिल में गोली मार दे, लेकिन उसे बस वही अटूट इच्छाशक्ति, वही उदासीनता दिखी, मानो उसका अपना शरीर ही नहीं छेदा जा रहा हो। डेरियस की इच्छाशक्ति काम थी, उसका भला क्यूई उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने इसे फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार यह और भी तेजी से ढह गया, जिससे वह आंशिक सदमे की स्थिति में आ गया। गुस्से में उसने अपने हाथ को ब्लेड की तरह बनाया और बिना क्यूई के आगे की ओर गोली चलाई। अगर उसे ऐसा करना होता तो वह बल से उसे भेद सकता था, लेकिन उसी क्षण एक चाबुक हवा में उछला और उसकी कलाई पर आकर लगा। डेरियस को अपनी कलाई में ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उसे अभी अभी जला दिया गया हो। वह खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ा सा सिहर उठा, उसका हाथ हवा में जम गया। मुझे लगता है कि यह काफ़ी है डेरियस। तुम उसे मारकर बच सकते हो, लेकिन उन सभी बैठकों के बारे में सोचो जो ज़रूरी होंगी। क्या तुम सच में सिर्फ खुद को समझाने के लिए एक चींटी को मारकर घंटों समय बर्बाद करना चाहते हो? डेरियस ने देखा कि एवा उसकी बाँह को नियंत्रित कर रही थी। दुर्भाग्य से उसने मेरे सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और न ही सच में माफ़ी मांगी। उसकी किस्मत तय है। डेरियस आगे बढ़ने लगा, लेकिन पाया कि वह एवा की ताकत से आगे नहीं निकल सकता। यह क्या है? वह दूसरे वर्ष में शीर्ष स्थान पर हो सकती है, लेकिन मैं तीसरे वर्ष में शीर्ष स्थान के करीब हूँ। वह मुझे क्यों रोक सकती है? ठीक है, चूंकि तुम्हें अपनी रक्षा के लिए एक औरत की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि यह काफ़ी अपमानजनक है। नीला, लाल, चलो। डेरियस ने डायोन की शर्ट पर अपना खून से सना हाथ पोंछने के बाद उसे जाने दिया। एवा ने डारियस, रेड और ब्लू को डायोन की ओर कदम बढ़ाने से पहले दूर जाते हुए देखा तो उसकी भौहें तन गईं। बेवकूफ़, अगर तुम शांत रहना चाहते थे तो तुम्हें इसके लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए थी। एवा ने कहा, डायन को उठाने के लिए जाने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हारी गरिमा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इस समय वह बहुत गुस्से में थी। इस मूर्ख ने अपना सिर क्यों नहीं झुकाया? अगर वह इस समय चक्कर नहीं लगा रही होती तो क्या वह अभी मर नहीं गया होता? क्या यह इसके लायक था? क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? क्या उन्हें नहीं पता था कि ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें मृत देखने के बजाय जीवित देखना पसंद करेंगे? एवा कोई और शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वह इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती उसके नियंत्रण से बाहर हो गई, उसकी छाती लाल हो गई। डायोन ने कोई जवाब नहीं दिया और बैठने की कोशिश करते हुए कहा, उफ, दो टूटी भुजाओं के साथ यह बहुत कठिन है। ये देखकर कि डायोन उसकी उपेक्षा कर रहा है, एवा और अधिक क्रोधित हो गई। तुम। उस समय डायन ने ऊपर देखा, जिससे उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन ये डायन उससे बिल्कुल अलग लग रहा था जिसे वह जानती थी।
उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी और न ही उसके होंठों के कल में कोई चिढ़ाने वाली बात थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने एक भी शब्द और बोला तो वह उसे वहीं मार देगा जहां वह खड़ी थी। डायोन अंततः खड़े होने में कामयाब हो गया। उसने खुद को दीवार से सटा लिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। डायोन धीरे धीरे अपने छात्रावास की ओर चला गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे अपने कानों की ओर आती किसी भी प्रकार की खिल्ली नहीं सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया और उसने अपने माथे का उपयोग कर ढाल को सक्रिय कर दिया, जिससे अंदर या बाहर आने वाला सारा शोर खत्म हो गया। मार्शल वर्ल्ड एक क्रूर जगह थी। वहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी। शायद अगर डायन की मुलाकात डेरियस से किसी और दिन होती तो वह बेहतर तरीके से लड़ पाता। शायद अगर उसने अपनी सारी आत्मा की ताकत खर्च न की होती तो वह इतनी बुरी तरह से नहीं हारता। शायद अगर उसने अपनी कुछ पट्टिकाएं बेचने के बजाय रख ली होती तो उसे भागने का मौका मिल जाता। हालांकि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। मार्शल दुनिया में ऐसे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं थी जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मारे गए, कई नायक जो षड्यंत्रों का शिकार हुए और कई मजबूत लोग जो बहुत जल्दी हार गए। डायोन को जीवित बचे लोगों में से भाग्यशाली माना जा सकता है, या शायद दूसरों ने भी यही सोचा होगा। केवल डायोन ही जानता था कि अगर डेरियस का हाथ आगे की ओर बढ़ता रहता तो वह क्या करता। डेरियस उदास भाव से फोकस अकादमी के गलियारों से गुजरा। जाहिर है वह अभी भी इस बात से नाराज था कि चीजें कैसे खत्म हुईं। काश उसका भाला क्यूई आखिरी क्षण में पहले की तरह डगमगाता नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वह एवा के हस्तक्षेप करने से बहुत पहले ही डायन को भेज देता। लेकिन अब उसे एक और अवसर का इंतजार करना था। वह उदास क्यों नहीं हो सकता था? वह शापित वेश्या, भाला क्यूई, या उस मामले के लिए कोई भी हथियार क्यूई। इच्छा की एक ठोस अभिव्यक्ति थी जो उक्त हथियार की समझ के साथ आई थी। तथ्य यह है कि डेरियस का इस तरह से बिखरना दो कारणों से था। सबसे पहले क्योंकि उसने हाल ही में अपनी इच्छा को क्यूई में संघनित किया था, और दूसरा क्योंकि उसकी इच्छा डगमगा गई थी। इस दूसरे कारण ने उसे किसी भी अन्य कारण से अधिक क्रोधित कर दिया। यह ज्यादा समय नहीं लेगा, मास्टर। ब्लू ने ये कहने से पहले इधर उधर देखा और हमेशा की तरह डेरियस को संबोधित किया। आप उससे केंद्रीय स्तंभ में ही निपट सकते हैं। डेरियस ने व्यंग्य किया, कितना काव्यात्मक है, अपने भाई की तरह ही बाहर जाना। हमें उस आम कमीने को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए, मास्टर। रेड ने बीच में कहा। उसे डायन पर अपना गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसने उनके जख्मों के बारे में जो कहा था वह सच था। इससे उसका पेट गुस्से से भर गया, जिससे निपटने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। डेरियस ने नाक भान सिकुड़ी। उसे उसकी कम शिक्षा के कारण उसका उपयोग करने से क्या लाभ होगा? यद्यपि डेरियस ने यह कहा, परंतु कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर अत्यंत ठंडक आ गई। भले ही वह बेकार हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ये सुनिश्चित नहीं करूंगा कि उसे मौत से भी बदतर सजा मिले। कौन जानता है, हो सकता है कि मैं उसे ये देखने दूं कि मैं उस महिला को कैसे नीचे गिरा देता हूं। तारानकन 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 ड्रिप, तारानकन ड्रिप। डायन ने अपनी आंखें खोलीं, महसूस किया कि टपकता ठंडा पानी उसके माथे से नीचे बह रहा है। वह छत को घूरता रहा, उन घटनाओं को याद करता रहा जिसने उसे ऐसी दयनीय स्थिति में डाल दिया था। उठे बिना उसने ठंडा पानी चालू कर दिया और गहरी सांस लेते हुए अपने सिर पर पानी छिड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके टूटे हुए हाथ उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे। आधे घंटे के बाद वह आखिरकार खड़ा हुआ और अपने कपड़े उतार फेंके। शॉवर चालू करके उसने बाथरूम की दीवार पर अपना हाथ टिका दिया, जिससे एक बार सूख चुका खून उसके पैरों पर जमा हो गया। वह नाले की ओर देखता रहा और देखता रहा कि पानी और अधिक साफ होता जा रहा है। एक और घंटे के बाद बर्फीले पानी से होने वाले रोंगटे खड़े होना अब कोई मायने नहीं रखता था। ठंड की धार के नीचे उसकी सांसें स्थिर हो गई थीं। डायन शॉवर से बाहर निकला। जैसे ही उसने दहलीज पार की, वह व्यावहारिक रूप से एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया। मुझे भूख लगी है, उसकी आवाज में गर्जना फैल गई। क्रोध और गुस्से के सारे लक्षण गायब हो गए। डायन ने अपनी कलाई उलट दी। मुझे अपनी सारी चीजें स्टोर करने का कोई नया तरीका ढूंढना होगा, या फिर प्रोफाउंड स्टोन से अपनी तकनीक को जल्द से जल्द पावर देने का तरीका ढूंढना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी कलाई घड़ी में मौजूद हर चीज अप्राप्य हो जाएगी। सौभाग्य से डायन पूरी तरह से किस्मत से बाहर नहीं था। जनरल ने उसे गहरे पत्थरों के साथ एक स्थानिक अंगूठी दी थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि डायन ने अपने एयरप्लेट बेचने के व्यवसाय के लिए कच्चे माल को रखने के लिए पूरी जगह का इस्तेमाल किया और अपने मुनाफे को रखने के लिए एक बड़ा क्षेत्र भी आरक्षित किया। इसलिए वहां बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी, खासकर ये देखते हुए कि अंगूठी शुरू में बहुत बड़ी नहीं थी। फिर भी उसकी कलाई घड़ी में थोड़ा सा चार्ज बचा हुआ था, इसलिए डायोन ने अब और जोखिम नहीं उठाया और सारी घड़ी निकाल दी। मुझे हर जगह बहने वाले क्यूई तालाब पर गौर करना चाहिए। जाहिर है फोकस अकादमी के पास पहले से ही क्यूई को बिजली में बदलने की तकनीक है।
मैं खुद इस पर शोध करने के बजाय तकनीक को छीनकर कम समय बर्बाद कर सकता हूँ। मेरे पास इस पर बर्बाद करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं है। ऐसा निर्णय लेते हुए डायन ने जानवरों के मांस के ढेर में खुदाई शुरू कर दी। उनकी समझ से उन्होंने इस जानवर को सफ़ेद फर वाला हिरण कहा। ये डायन की नश्वर दुनिया के हिरणों से बहुत अलग नहीं दिखता था। हालांकि वे बहुत बड़े, बहुत मजबूत थे और उनके मांस में बहुत ज़्यादा पोषण था। यहाँ तक कि डायन, जो खुद को बहुत ज़्यादा खाने वाला मानता था, को भी इसके मांस में से सिर्फ एक को साफ करने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगा। इस बार उसे उम्मीद थी कि परिणाम कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन आधे घंटे बाद डायोन हड्डियों के ढेर के बीच बैठा था। उसकी भौहें ऊपर उठी हुई थीं। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर फिर से अधिक शक्तिशाली हो गया है। डायन को याद आया कि उसने खेती की दुनिया की बुनियादी ज्ञान की किताबों में से एक में पढ़ा था कि भूख अक्सर ताकत के बराबर होती है। उसने इस अवधारणा के बारे में इस क्षण तक ज़्यादा नहीं सोचा था। शरीर को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे भद्दे तरीकों में से एक है उसे तोड़ना और फिर उसकी मरम्मत करना। मुझे लगता है कि मैं डेरियस का एहसानमंद हूँ, डायन ने मन ही मन सोचा। गायब होने से पहले एक हल्की ठंडी रोशनी चमकी। डायन को पता नहीं था कि वह कितनी देर से सो रहा था। उसे पता था कि उसने जो सैन्य पोशाक पहनी थी उसका काम उपचार में मदद करना था, इसलिए वह बस सो गया। उसे उम्मीद थी कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाता वह कोमा में चला जाएगा, लेकिन उसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। डायोन ने अपना सिर हिलाया। मुझे अभी भी भूख लगी है, मैं एक और खा लूँगा। तारानकन तारानकन, लिब्रो, डायोन ने पुकारा। एक बार फिर उसने खुद को बड़ी लाइब्रेरी डेस्क के सामने पाया। हालांकि जब मॉनिटर जगे और एक परिचित कांच की आकृति दिखाई दी तो डायोन ने देखा कि उसकी ओर एक चिंतित भाव था। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मरा हुआ चूहा निगल लिया हो, डायन ने कहा। लिब्रो ने भौहें सिकुड़ी और डायोन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम सचमुच ठीक हो? क्या मैं ठीक नहीं दिख रहा हूँ? डायन ने भौहें उठाईं। तुम्हें पता है, ये कहना बहुत शिष्टतापूर्ण बात नहीं है, लिब्रो। लिब्रो ने अपना सिर हिलाया। चूंकि इस बच्चे में अभी भी शरारती होने का मन है तो वह वाकई ठीक होगा। लिब्रो की नज़र पूरे स्कूल पर थी। उसे कैसे नहीं पता था कि अब तक क्या हुआ था। हालांकि चूंकि डायन कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए उसके लिए दबाव डालना और परेशान करना असंभव था। तो इस बार तुम मुझसे क्या वसूलने आए हो? जबरन वसूली करना बहुत कठोर शब्द है, डायन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक जूनियर और एक देने वाले सीनियर के बीच एक विचारशील आदान प्रदान की तरह है। डायन को अचानक एक खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसे यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह मैडलिन की आवाज़ थी। क्या वह मैडलिन है? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हो, लिब्रो? लिब्रो अवाक रह गया। वह मेरी भतीजी है। लिब्रो ने अचानक उसे पकड़ लिया। रुको, क्या गर्लफ्रेंड? अगर कोई ऐसी जगह थी जहां लिब्रो की नज़र नहीं थी तो वह थी पाटिया नेवा पीक, जाहिर सी बात है। आखिरकार वह एक युवा महिला का निजी क्षेत्र था। अगर वह अपनी मर्जी से बस यूं ही जासूसी कर सकता था तो ये थोड़ा अनुचित होगा। डायन ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझ गया, तो आप उसके रिश्तेदार हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल, हम जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे। लिब्रो के होंठ फड़क उठे। ये बदतमीज बदमाश। मैडेलिन की खिलखिलाहट फिर से सुनाई दी। उसकी मधुर आवाज़ डायन के कानों तक पहुंच रही थी। जैसे ही उसने बात की ऐसा लगा जैसे लाइब्रेरी में मौजूद हर कोई शांत हो गया हो। मेरे चाचा को चिढ़ाना बंद करो, डायोन। हम सिर्फ दोस्त हैं, चाचा। लिब्रो का चेहरा बदल गया। उसने अपनी भतीजी की ओर एक नज़र डाली। दुर्भाग्य से डायन अभी भी स्क्रीन पर मैडेलिन को नहीं देख पाया था, लेकिन लिब्रो देख सकता था। ये शब्द बिल्कुल वही थे जो मैडेलिन किसी भी ऐसे व्यक्ति से कहती थी जो उसका बॉयफ्रेंड होने का दावा करता था। वह ऐसी ही विनम्र लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति वाली लड़की थी। वह हमेशा विनम्रता से ऐसी वाक्पटुता से मना कर देती थी जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर पाते थे और उससे भी कम लोग उस पर गुस्सा हो पाते थे। लेकिन इस बार एक अंतर था। हालांकि यह मामूली था और केवल बहुत ही कम समय के लिए था। लिब्रो को यकीन था कि उसने अपनी प्यारी भतीजी को शर्माते हुए देखा था, ऐसा कुछ जो उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के संदर्भ में होगा। लिब्रो को अचानक लगा कि यह अच्छा हुआ कि मैडेलिन यहाँ ये देखने के लिए नहीं थी कि डायोन के साथ क्या हुआ, अन्यथा कौन जानता था कि किस तरह की मुसीबत खड़ी हो जाती। मैडेलिन की बातें सुनने के बाद भी डायोन की मुस्कुराहट फीकी नहीं पड़ी। उसका आत्मविश्वास अभी भी आसमान छू रहा था। ठीक है अंकल, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं पूछना चाहता था कि क्या कोई किताब है या क्या आपके पास क्यूई को बिजली में बदलने के बारे में कोई जानकारी है। लिब्रो की नज़र तेज हो गई। उद्धरण ... यह दुर्भाग्य से मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। ये स्टॉर्म परिवार का ट्रेडमार्क रहस्य है। उन्होंने हमारे सेपियंटिया परिवार से भी इस पर काफ़ी कड़ा पर्दा डाला हुआ है। डायोन ने भौहें उठाईं। क्या ऐसा है? डायन ने सिर हिलाया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने इस पर आगे नहीं बढ़ा।
तो कोई बात नहीं, इस बार मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो गया। डायोन मुस्कुराया, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा मैडलिन। मम, एक हल्की गुनगुनाहट ने डायोन के कानों को गुदगुदाया। इसके साथ ही डायन ने लिब्रो को अलविदा कहा। उसकी अभिव्यक्ति सहज थी। लिब्रो ने मॉनिटर को वापस बंद करने से पहले थोड़ी देर के लिए उसकी पीठ को देखा। डायन गलियारों से होते हुए आगे बढ़ा और अंततः हैरेकीमिया गुर की ओर बढ़ गया। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसके पैर रुक गए। उसके सामने फोकस अकादमी के कई क्यूई पूल में से एक था। पिछली बार जब वह इसी स्थिति में खड़ा था, तब से कुछ अलग महसूस हो रहा था। उस क्षण डायोन को एहसास हुआ कि डेरियस से मुठभेड़ के बाद न केवल उसका शरीर फिर से विकसित हो गया था, बल्कि उसकी आत्मा में भी फिर से सुधार आया था, और वह भी बहुत बड़े अंतर से। और अब उसकी आत्मा उसे कह रही थी कि वह इन क्यूई पुलों से जितना संभव हो सके उतना दूर रहे। डायोन जड़ी बूटियों के एक क्षेत्र से होकर गुजरा, चतुराई से नियोजित जलमार्गों की छोटी छोटी धाराओं को पार किया और इस बात का ध्यान रखा कि उसके पैरों से कोई भी धारा नष्ट न हो। वह पिछले कुछ समय से एली के साथ इस बगीचे की देखभाल कर रहा था, इसलिए उसका सैद्धांतिक ज्ञान धीरे धीरे उसके वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ घुल मिल रहा था। किताबों में चीज़ों को देखने और खुद उनका अनुभव करने में हमेशा अंतर होता है, लेकिन अब तक डायन को लगा कि उसके लिए ज्ञान के इन दो रूपों के बीच का अंतर अब ज़्यादा अलग नहीं रह गया है। ये कहा जा सकता है कि गोलियों को बनाने के लिए डायन का मौजूदा आधार बेदाग था और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। भले ही उन्होंने अपने द्वारा प्राप्त किए जा रहे सभी अनुभवों को नज़रअंदाज कर दिया हो, लेकिन मैडेलिन के साथ कई संगीत सत्रों के बाद उन्होंने पाया कि उनका फ्लेम कंट्रोल उस स्तर से कहीं ज़्यादा था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। डायोन ने चेहरे पर मुस्कान लिए काम करना जारी रखा। मैडेलिन के संगीत की ध्वनि उसे आंतरिक शांति प्रदान कर रही थी। उसी समय डेलिया तेजी से आए, उसकी गति ने एली को भयभीत कर दिया जो ज़्यादा दूर नहीं था। डायन ने भौहें उठाईं। तुम किस बात पर गुस्सा कर रही हो, छोटी लड़की? कौन है छोटी लड़की? डेलिया गुस्से से बोली। क्या हुआ? मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ बताओ। डायोन ने अपना सिर खुजलाया। ये छोटी लड़की अब किस बारे में बात कर रही थी? सच तो यह है कि उसने डेलिया को कभी इस तरह से काम करते नहीं देखा था। कई मायनों में डेलिया का व्यवहार काफ़ी प्यारा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ समय तक निरीक्षण करने के बाद डायन को एहसास हुआ कि वह हमेशा मैडेलिन की नकल करने की पूरी कोशिश करती रही है। डेलिया ने वही शांत, आत्मविश्वासी और शांत वाइब देने की कोशिश की, लेकिन ऐसे क्षणों में वह चिढ़ जाती थी कि उसका ये दिखावा थोड़ा टूट जाएगा। बेशक डायन को यकीन नहीं था कि वह वास्तव में कोई उग्र स्वभाव वाली तसुंडेरे थी। उसने बस सोचा कि उसका असली व्यवहार वह नहीं था जो उसने दिखाया था। कम से कम अब ये क्रोधित भावनाएं कम से कम उसका असली रूप थीं, भले ही यह उसका एक छोटा सा हिस्सा था। क्या तुम अभी भी इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो? डेरियस के साथ क्या हुआ? ये शब्द सुनकर मैडेलिन और एली दोनों ने भी डायोन की ओर देखा। डायोन ने अपनी भौहें उठाईं। तो यह वास्तव में इस बारे में था। क्या इतना गुस्सा होने की ज़रूरत है? ये मेरे मामले हैं जिन्हें मुझे ही संभालना है। नहीं, वे नहीं हैं। तुम ही एकमात्र हो जिसे मैंने बड़ी बहन मैडेलिन का दर्द कम करते देखा है। अगर तुम मर गए तो उसका क्या होगा? डायोन ने हंसते हुए कहा। तो यही कारण था कि यह लड़की इतनी उत्तेजित थी। आह, तो यही कारण है। यह अच्छी बात है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। मैंने पहले ही एली से तुमसे वादा कर लिया है। आह, एली को लगा जैसे उसे कोई बेतरतीब गोली लग गई हो। उसकी बात मत सुनो राजकुमारी। डायन जोर से हंसा। उस समय वह खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। हालांकि जब उसने मैडेलिन की ओर देखा तो उसने पाया कि वह उसे चिंतित नज़र से देख रही थी। ये स्पष्ट था कि उसे एहसास हो गया था कि यह उससे कहीं ज़्यादा गंभीर था जितना वह बता रहा था। पूरी संभावना है कि अगर डायन की जान वास्तव में दांव पर नहीं लगी होती तो डेलिया इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती। डायन को बेशक ऐसा नहीं लगा। अगर उस समय उसकी सहनशक्ति कम नहीं होती तो उसे इस तरह की तकलीफ नहीं होती। और अब तक उसने और भी ज़्यादा सरणियों पर शोध कर लिया था और उसे तकलीफ होने की संभावना भी कम थी। हालांकि वह मैडेलिन को यह नहीं बता सकता था कि उसे सिर्फ उसकी वजह से तकलीफ हुई है ना? इसलिए वह बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। क्या मुझे मत बताओ कि तुम भी मेरे बारे में चिंतित हो? मैडेलिन के चेहरे पर लाली छा गई। ऐसी बात नहीं है। मैडेलिन थोड़ा घबरा गई। ऐसा डायन के शब्दों की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि डायन ये सोचे कि वह सिर्फ अपने लिए ही उसके बारे में चिंतित है। जल्दी से अपनी बात समझाने के लिए उसने घबराकर अपने बालों की एक लट कान के पीछे कर ली, लेकिन यह हरकत इतनी अचानक हुई कि गलती से उसका चश्मा गिर गया। डायोन ने चतुराई से उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। आप अपने चश्मे के बिना भी सुंदर दिखती हैं, डायोन ने कहा, जब उसने उसके चेहरे पर चश्मा वापस रखते हुए महसूस किया कि उसकी आंखें पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुनहरी थीं। एली पास ही बैठा हुआ हैरान था कि क्या हो रहा है। वह एक लड़की थी जिसे राजकुमारी भी बड़ी बहन कहती थी। डायन क्या कर रहा था? छेड़खानी।
सफलतापूर्वक। वह मेरा बड़ा भाई है, एली ने मुस्कुराते हुए सोचा। लेकिन उस पल माहौल पूरी तरह से बदल गया। डायन की आंखें तेज हो गईं, उसकी आभा एक नए स्तर पर पहुंच गई। अचानक हुए इस बदलाव ने मैडलीन को पूरी तरह से चौंका दिया। वह डायन के भीतर एक गहरे गुस्से को महसूस कर सकती थी जो अचानक अपनी जंजीर से अलग हो गया था। मैदान में तेज हवा का झोंका आया, जिससे झील की लहरें और भी तेज हो गईं। चमकता हुआ सूरज किसी चीज से ढक गया और एक तेज आवाज नीचे गूंजी। जो भी व्यक्ति हवा में दिखाई दिया था उसने डायोन पर नजरें गड़ा दी, जो उस समय मैडलीन को चश्मा वापस पहनाने में मदद कर रहा था, और झपट्टा मारा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? उससे दूर हट जाओ। सस। जवाब का इंतजार किए बिना ही हवा में सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। मैडलीन के सामने खड़े डायन की आंखों में चमक थी और उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं। उसने आवाज की दिशा में अपना हाथ ऊपर उठाया, जिससे 10 रक्षात्मक पंक्तियां प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक पिछली पंक्ति से बड़ी थी, जो एक सीधी रेखा में खड़ी थीं और आसमान में ऊपर उठ रही थीं। यह एक बहुत ही शानदार नज़ारा था, मानो कई भ्रामक ढालें सुनहरे गिये से सुसज्जित थीं और सभी स्वर्ग से ही प्रकट हुई थीं। बैंग बैंग बैंग। तीर, जो मूल रूप से आसमान में एक लकीर से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे शायद ही देखा जा सकता था, एक के बाद एक बाधाओं को भेदता हुआ डायन की रक्षात्मक संरचनाओं को चीरता हुआ और उन्हें एक के बाद एक चकनाचूर करता गया। लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कांच के टूटने की प्रत्येक बात की ध्वनि के साथ इसकी गति धीमी हो गई। अंत में पलक झपकते ही तीर अंतिम बाधा के सामने आ गया। डायन के उठे हुए हाथ में और भी तीर चमक उठे, क्योंकि उसकी भुजा की गति बढ़ गई थी। एक तेज गति से उसने तीर के शरीर को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया, जिससे वह उसके सिर में घुसने से बच गया। क्रोध से भरी निगाहों से देखते हुए डायन ने तीर को अपनी हथेली में आधा तोड़ दिया। उसने ऊपर देखा तो आसमान में एक बहुत बड़ा कौवा दिखाई दिया। उसके पंखों का फैलाव इतना था कि ऐसा लग रहा था कि वह सूरज को छिपाना चाहता है, और उसकी पीठ पर 2 युवा पुरुष बैठे थे। मैडलीन की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसने चिंतित भाव से डायोन की ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? डेलिया ने भी गुस्से में अपना सिर उठाया। यह उसका शिखर था, उसकी अनुमति के बिना किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। कौन? डेलिया चिल्लाए। डायोन मुस्कुराया और मैडलीन की ओर सिर हिलाया, फिर उसने दूसरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक बार फिर ठंडी रोशनी दिखाई दी। डायोन के सामने सुनहरे रक्षात्मक संरचनाओं की सीढ़ियां आसमान में उठती हुई दिखाई दी। वे एक के बाद एक इतनी तेजी से दिखाई दी कि दिमाग सुन्न हो गया। वह खुद से इतनी दूर कैसे समूह बना सकता है? वह एक राक्षस है। इस समय भी एली के विचार बिल्कुल ऐसे ही थे। डायन के मरने के इतने करीब होने का सदमा अभी तक उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। डायन के पैरों में दर्जनों प्रवर्धन और सख्त करने वाली एरे चमक उठी, जो उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थीं। जैसे ही उसने धीरे से मैडेलिन को अपने से दूर धकेला, उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और तेजी से ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ गया। उन युवकों को घूरते हुए, जिनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे, डायोन का भाव और भी ठंडा होता गया। जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ, ये चौथी बार है जब किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। डायन की आवाज में लगभग गुर्राहट थी। सोने की सीढ़ियां गायब हो गईं और सिर्फ एक सीढ़ी बची जिस पर डायन खड़ा था और देख रहा था। वे कम से कम 20 मीटर ऊपर हवा में उड़ रहे थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। एक समूह पक्षी की पीठ पर था और डायन सोने के एक मंच पर अकेला खड़ा था। हालांकि डायोन के अगले शब्दों ने दोनों युवकों को अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास पहले से ही काफी धैर्य है। बस मर जाओ। डायन की आंखें तेज थीं। उससे एक खतरनाक आभा बह रही थी। हवा घनी होती जा रही थी, मानो दुनिया ही उसकी हत्या की मंशा से गूंज रही हो। युवकों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सोचें। एक लड़का जो शायद उनसे 5 साल छोटा था, सफ़ेद टी शर्ट और काली स्वेटशर्ट पहने हुए, ऐसा कैजुअल पहनावा जो आम लोगों में ही देखने को मिलता है, उन्हें धमका रहा था। प्रतिष्ठित परिवारों के युवा स्वामियों को ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था, लेकिन उनके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। उनके चेहरे पर युवा भाव के बावजूद उन्हें एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि डायन का इरादा उन दोनों को वहीं मार डालने का था जहां वे खड़े थे। लेकिन डायन ने डेलिया की चीख सुनी, जिससे वह कार्रवाई करने के बजाय भौचक्का हो गया। ड्रेको, अकेहिको, चेंगलेई, डुको, कामी और दायु परिवार, मुझे इस बात का अच्छा स्पष्टीकरण दे कि आप बिना किसी आमंत्रण के मेरे शिखर पर क्यों हैं। उसने 3 नाम पुकारे। तीसरा व्यक्ति कहाँ है? डायन झिझका। उसने अपने सामने सिर्फ 2 युवक और एक चिड़िया देखी। क्या हो रहा था? ठीक उसी समय वह विशालकाय कौवा भ्रम में बदल गया। एक तीसरा युवक प्रकट हुआ, जिसकी त्वचा काली थी, बाल चांदी जैसे थे और आंखें भी चांदी जैसी थीं। वह अब भ्रम में पड़े पक्षी पर खड़ा था। उसके साथ डेलिया ने अकेहिको और चेंगलेई भी खड़े थे। डायन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं, फिर वे शांत झीलों में लौट आईं। उसके दिल में सावधानी की एक झलक उभरी।
वह अभी भी उस अवस्था में था जहां ऐसी चीज़ें उसे अभी भी चौंका सकती थीं। यह उस तकनीक का अधिक उन्नत रूप होना चाहिए जिसका उपयोग उद्घाटन समारोह में फेरो बच्चे ने किया था। ये देखते हुए कि अकेहिको चरित्र ने मुझ पर तीर चलाया, वह मियूमी से संबंधित हो सकता है, उनके नाम दोनों जापानी लगते हैं इसलिए यह बहुत संभव है। इसका मतलब है कि यह चेंगलेई दायु परिवार से है। इस सब में समस्या ये थी कि डायन ने इन तीनों के बारे में कभी नहीं सुना था। वह इन परिवारों के सभी प्रतिभाशाली प्रथम वर्ष के छात्रों से पहले ही मिल चुका था। इसका मतलब ये था कि ये तीनों उच्च वर्षों से थे, इससे वे कई गुना अधिक खतरनाक हो गए। दायु चेंगलेई सबसे पहले बोलने वाले थे। डायोन के उकसावे से उनकी भौहें सीधी हो गई थीं। गुस्सा मत हो बहन पतियानेवा, मैं अभी अपनी मंगेतर से मिलने आया था। तभी अकेहिको ने मिस सेपियंटिया का सुंदर संगीत सुना। तुम्हें पता है कि ड्रेको उचित प्रक्रिया का पालन करने वाला नहीं है, इसलिए जब अकेहिको ने अचानक उससे मिलने की बात कही तो हम झट से वहां पहुंच गए। जहां तक इस बच्चे पर हमला करने की बात है, चेंगलेई ने डायोन की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम नाराज नहीं होगे अगर तुम अपनी होने वाली पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ इतने अंतरंग होते हुए देखोगे? जब तक वह इसके लिए उचित स्पष्टीकरण देता है, हम इसे शांतिपूर्वक हल कर सकते हैं। अकेहिको अभी भी डायोन को घूर रहा था, थोड़ा परेशान था कि उसकी धमकी भरी आभा काम नहीं कर रही थी, जबकि इस बच्चे में स्पष्ट रूप से कोई साधना नहीं थी। इसके अलावा सरनी सिद्धांत के प्रदर्शन से जुड़ी बातें जो उन्होंने अभी देखी थीं, उसे देखकर उसकी नसें खराब हो गईं। मैडलीन ने भौहें सिकुड़ी, किसकी भावी पत्नी? डायन का चेहरा शांत बना रहा, हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह ये जानकर हैरान था कि उसका दिल इस विचार से इतना प्रभावित हुआ था कि मैडेलीन का किसी और से विवाह तय हो गया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ही उसे उस भावना को दूर करने के लिए पर्याप्त थी। अगर मैडेलीन की पहले किसी से सगाई हो चुकी होती तो उसके व्यवहार को देखते हुए उसके लिए उसके साथ डेट पर जाने के लिए सहमत होना असंभव था। अगर उसे उसका इलाज मिल जाता। यह एहसास होने पर और अभी भी नाराज होकर डायोन ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपकी काल्पनिक शादी से पहले ही आपको धोखा दे दिया जाएगा। तुम? अकेहिको एक और तीर लोड करने वाला था जब उसकी तीक्ष्ण मुखमुद्रा रुक गई। उसका धनुष गायब हो गया और उसकी काली आंखें एक मुस्कुराहट में सिकुड़ गईं। वह वैसा ही था जैसा डायोन ने कुछ सालों में मायूमी के बारे में सोचा होगा। लंबा, काला और तेज। वह फिर से विस्फोट से बस कुछ ही पल दूर था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को शांत करने में कामयाबी हासिल की। डायोन की उपेक्षा करते हुए उसने मुस्कुराते हुए मैडलीन की ओर देखा। मैडलिन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे चेंगलेई और ड्रेको के साथ अनंत कला संप्रदाय में पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। हमारा भविष्य तय है और मेरे परिवार की शक्ति और तुम्हारे परिवार की शक्ति के साथ हम तुम्हारे लिए कोई इलाज कैसे नहीं खोज सकते। मेरे पिता और तुम्हारे पिता एक समझौते पर पहुंच गए हैं। जब तक तुम सहमत हो, हम साल के अंत तक शादी कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि तुम एक अभूतपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ करते थे। अगर देवता अंधे न होते तो तुम इस छोटे से स्कूल में कैसे होते? जब हम तुम्हें ठीक कर देंगे तो हम मार्शल दुनिया में एक साथ उठ सकते हैं और पति पत्नी के रूप में शासन कर सकते हैं। चूंकि आपने पहले ही कहा है कि ऐसा तभी होगा जब मैं सहमत हूं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैडलीन ने जवाब दिया। अकेहिको को इस उत्तर से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसकी मुस्कुराहट और भी बढ़ गई। मुझे पता है कि मैंने शायद और अगर मैं बात की, लेकिन सच यह है कि मेरा परिवार पहले ही समझ चुका है कि आपकी परेशानी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ जिस कामी परिवार को आप जानते हैं वह असली मुख्य परिवार की एक छोटी शाखा है और हम केवल तीरंदाजी में विशेषज्ञ हैं। ये लगभग हास्यास्पद है कि उन्हें यहाँ एक स्तंभ परिवार कहा जाता है, जो आपके सेपियंटिया परिवार से बहुत अलग नहीं है। आपकी प्रतिभा को देखते हुए मुझे यकीन है कि आप सेपियंटिया परिवार की असली मुख्य शाखा में शामिल हो चुके हैं। वे इस छोटी फोकस अकादमी की तुलना कैसे कर सकते हैं? मेरी प्रतिभा के कारण मुझे अनंत शस्त्र संप्रदाय से संबद्ध कामी परिवार की एक उच्च शाखा द्वारा मान्यता दी गई है। जब तक मैं खुद को साबित करना जारी रखूंगा, मैं एक दिन मुख्य शाखा में शामिल हो सकता हूं, ठीक वैसे ही जैसे आप एक बार मेरी भावी पत्नी बनी थी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस उच्च स्तरीय शाखा के पास बहुत अधिक संसाधनों तक पहुंच है। यह एहसास होने के बाद आपके प्रति अपने प्यार के कारण मैंने रिकॉर्ड खंगालने में घंटों बिता दिए, जब तक कि मुझे आखिरकार कुछ ऐसा नहीं मिल गया जो मुझे लगता है कि आपकी तकलीफों से पूरी तरह मेल खाता है। बेशक यह इलाज के साथ ही आया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। तुम्हारी बीमारी वास्तव में बीमारी नहीं है। यह इस दुनिया के शासकों द्वारा हमारे साथ किया गया एक बीमार मजाक है। इसे देवी का स्वभाव कहते हैं। तुम्हारे बारे में सब कुछ वैसा ही है जैसा एक महिला को होना चाहिए। सुंदर, बुद्धिमान, सुंदर। हालांकि इसके साथ ही इनका एक अधिक स्तर आता है जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ठंड और कंपकंपी होती है। पूर्णिमा के दिनों में आप कोमा में चले जाते हैं और उन कोमा में बिताया गया समय और भी लंबा होता जा रहा है।
मेरी स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करें, लेकिन आपका मासिक धर्मचक्र अधिक से अधिक बार होता है, विशेष रूप से सामान्य की तुलना में, और हर साल के सबसे छोटे दिन, शीतकालीन संक्रांति पर। तुम एक पुरुष के लिए लगभग उतनी ही लालसा करती हो जैसे तुम्हें कोई शक्तिशाली कामोद्दीपक दवा दे दी गई हो। मैडेलिन की मुट्ठियां भींची हुई थीं, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। उसकी चुप्पी को देखते हुए डायन को यह समझने की जरूरत नहीं थी कि अकेहिको ने जो कुछ भी कहा था वह सही था। हालांकि डायन को यह नहीं पता था कि मैडेलिन सिर्फ इस वजह से ही नाराज नहीं थी। उसने वास्तव में सेपियंटिया कबीले की मुख्य शाखा देखी थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि कामी परिवार उनके सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर सेपियंटिया के मुख्य परिवार के पास भी उसका इलाज नहीं था और उसका मालिक भी उतना ही परेशान था, तो वह कैसे मान सकती थी कि कामी परिवार वह कर सकता है जो वे नहीं कर पाए। ये कैसी बेतुकी बकवास थी। ये बीमारी वास्तव में एक बहुत बड़ी शारीरिक बीमारी की अभिव्यक्ति है, अकेहिको ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। यही कारण है कि आप कई साल पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उचित इलाज के बिना यह एक अभिशाप बन जाता है। हालांकि मेरे पास इसका इलाज है। वास्तव में मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह क्या है। आखिरकार हम जल्द ही पति पत्नी बन जाएंगे। डायन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि क्या हो रहा है। अकेहिको को मैडेलिन को ये बताने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वह या तो अकेला था या फिर बहुत कम लोगों में से एक था जो मैडेलिन की मदद कर सकता था। हालांकि कुछ गड़बड़ थी। अकेहिको ने अभी कहा था कि मैडेलिन कभी मुख्य सेपियंटिया शाखा का हिस्सा था और वह एक दिन मुख्य कामी शाखा में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर यह सच था, तो कामी परिवार की एक शाखा के पास ऐसा कुछ क्यों होगा जो सेपियंटिया परिवार की मुख्य शाखा के पास नहीं है। एक साधारण अनुमान से ही डायोन को वह बात पता चल गई थी जो मैडेलिन स्वयं अच्छी तरह जानती थी। चूंकि स्वर्ग निष्पक्ष है, इसलिए आपको भगवान स्तर के शरीर वाले किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल भगवान स्तर के रक्त वाले किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि यह कहाँ जा रहा है। हालांकि मेरी प्रतिभा काफ़ी ऊंची है, लेकिन मुझे उच्च शाखा में स्वीकार किए जाने का मुख्य कारण यह है कि कामी परिवार के भीतर भी मेरे भगवान का रक्त घनत्व काफ़ी अधिक है। अकेहिको मुस्कुराया। मैं तुम्हारा इलाज हूँ मैडेलिन। इससे पहले कि अकेहिको उस पल का आनंद ले पाता, मैडेलिन की आवाज़ से उसका दिल रुक गया। नहीं, शुक्रिया। मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ ताकि मैं जी सकूँ। अगर मैं तुमसे बंधा रहूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से कैसे जी सकता हूँ? इसमें और मरने में क्या फ़र्क है? अकेहिको की मुट्ठियां भींची गईं, लेकिन वह खुद को काबू में रखने में कामयाब रहा और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इस बीच उसकी निगाहें डायन की ओर मुड़ गईं। मैं तुम्हें मैडेलिन के आसपास कहीं भी नहीं देखूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। डायोन ने बिना किसी परेशानी के रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली शांति के साथ कहा। क्या तुमने मेरी बात पहले नहीं सुनी? तुम मर चुके हो। मरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? अकेहिको के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसने केवल एक बिखरी हुई संरचना और एक गायब हो रहे लड़के को देखा। सुनहरी बारिश की फुहारों के साथ चमचमाते हुए टुकड़े नीचे जमीन पर गिरे। अकेहिको को लगा कि उसका चेहरा विकृत हो गया है। एक बहुत बड़ा बल उसकी नाक को मोड़ रहा है और मुट्ठी उसके चेहरे से टकरा रही है। एक पल में वह मायावी कौवे से उड़कर चला गया। डायोन ने अपने दाएं बाएं घबराए हुए चेंगलेई और ड्रेको की ओर देखा। मैं तुम दोनों पर भी हमला कर सकता हूँ, या फिर तुम इससे दूर रहो और 16 साल के लड़के से शर्मिंदा मत हो। उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही डायोन के नीचे रक्षात्मक पैर जमाने का एक और सेट दिखाई दिया, क्योंकि वह गिरते हुए अकेहिको की ओर तेजी से बढ़ रहा था। डेलिया और मैडेलिन आश्चर्य से बोली, रुको। डायन ने कुछ भी नहीं सुना। वह हवा में उड़ता हुआ आया और हवा में लटकी एक पंक्ति पर अकेहिको की छाती पर बैठ गया। अकेहिको के चेहरे पर मुके बरस रहे थे। हर एक ध्वनि हवा में गूंज रही थी। हड्डियों के टूटने की आवाज़ और दबी हुई कराहें उन सभी की रीढ़ की हड्डी में रेंग रही थी जिन्होंने इसे सुना था। इन सब के बावजूद डायोन के चेहरे पर लगभग चौंकाने वाली शांति बनी रही। ऐसा लग रहा था कि जब तक अकेहिको की वास्तविक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्या ये सब एक कथित प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास है? डायन ने एक और मुक्का मारा। तुम 22 साल के हो, फाउंडेशन स्टेज की छठी परत पर हो और मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। डायोन ने गुस्से का अंतहीन तीखा प्रहार किया। एक पल के लिए अकेहिको का चेहरा डेरियस के चेहरे से जुड़ गया। काश वह उस समय इतना थका हुआ न होता। काश वह वापस लड़ पाता। वह अपमान कभी नहीं होता। डायन मुश्किल से पहचाने जाने वाले अकेहिको के ऊपर खड़ा था। उसकी मुट्ठियों से खून बह रहा था और उसकी हड्डियां कम से कम 10 जगहों पर टूट गई थीं। अपने एम्प्लीफिकेशन एरे का इतनी बेतहाशा इस्तेमाल करना और यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर वार करना जिसने अपने शरीर को छठी परत तक कठोर बना लिया था, जाहिर तौर पर उसके शरीर पर बहुत भारी असर डाल रहा था। लेकिन डायन को इसकी कोई परवाह नहीं थी।
उसका दाहिना हाथ पीछे मुड़ गया और दसियों छोटी छोटी अरेंजियां सैकड़ों में बदल गईं, जिनमें से प्रत्येक उसकी बांह के चारों ओर छोटी डिस्क की तरह चक्कर लगा रही थी। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मुझे एक पूरे महीने के लिए अपना ये हाथ छोड़ना पड़े। मैं फिर कभी किसी को अपने ऊपर रौंदने नहीं दूंगा। जैसे ही डायन अपना आखिरी मुक्का मारने वाला था, उसके नीचे की पंक्ति बिखर गई। किसी चीज़ ने उस पर हमला किया था और वह मुश्किल से ही वहां से हट पाया था। अकेहिको को पकड़ने में असफल होने पर डायोन ने उसकी बांह के चारों ओर की संरचनाओं को नष्ट कर दिया और उसकी जगह एक नया पैर जमाने का स्थान बना लिया। ड्रेको और चेंगलेई अकेहिको को पकड़े हुए दिखाई दिए। मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी जो किया उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी है, चेंगलेई ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। बस मुझे साफ साफ बता दो कि तुम उसकी तरह बनना चाहते हो या नहीं। 1 या 3 कुत्तों को मारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पास कोई साधना नहीं है, लेकिन किसी तरह अकेहिको को आधी मौत के घाट उतार दिया। माना कि अकेहिको ने पहल खो दी और वह एक तीरंदाज है, नज़दीकी लड़ाई का विशेषज्ञ नहीं, लेकिन यह इस बच्चे की प्रतिभा को दर्शाता है। अकेहिको के व्यक्तित्व को देखते हुए जब वह जागेगा तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे वह सफल हो या असफल, मुझे परवाह नहीं है। जब तक मैं सीधे तौर पर किसी को अपमानित नहीं करता, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। चेंगलेई ने सोचा। चलो ड्रेको, मुझे माफ़ करना डायन, मुझे लगता है कि युवा मिसेज ने तुम्हें यही नाम दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि मैं अपने इस दोस्त को मरने नहीं दे सकता। मैं तुम दोनों को अपनी दुश्मनी किसी और समय सुझाने दूंगा। डायन ने ठंडे मन से देखा। हवा में उड़ते हुए पक्षी से निपटने के लिए उसके पास पर्याप्त गतिशीलता नहीं थी और स्पष्ट रूप से यह चेंगलेई जानता था। चेंगलेई ड्रेको और बेहोश अकेहिको के साथ जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया और वह पीछे मुड़ा। वास्तव में हमारे आने का एक और कारण है मिस सेपियंटिया और पाटिया नेवा, मैं लगभग भूल ही गया था। केंद्रीय स्तंभ दुनिया जल्द ही खुल रही है। क्योंकि मयंक जल्द ही मेरे दायु परिवार में शादी करेगी, इसलिए मुझे इसमें शामिल होने का अवसर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी पीढ़ी के अन्य स्तंभ परिवार के सदस्य जिन्होंने अभी तक मेरिडियन फॉर्मेशन दायरे में कदम नहीं रखा है, उन्हें ये दुनिया बहुत फ़ायदेमंद लगती है, और चूंकि वे अकादमी के स्तंभ परिवारों का हिस्सा हैं, इसलिए वे इसमें शामिल होने के लिए अकादमी का हिस्सा होने के नियम को छोड़ देते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। तो हम भी कुछ दिनों में भोज में जाएंगे। मूल रूप से अकेहिको लेडी सेपियंटिया को अपनी डेट के लिए आमंत्रित करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यह संभव नहीं होगा। असुविधा के लिए खेद है, हम अब जा रहे हैं। ड्रेको एक बार फिर भ्रम में पूरी तरह से विलीन हो गया और हवा के झोंकों ने तीनों को उड़ा दिया। डायन अपनी सुनहरी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे जमीन पर चला गया। डायन के चेहरे पर पसीने की बूंदें बह रही थीं और वह अपनी सांसें थाम रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वे तीनों उसके इस कृत्य से मूर्ख नहीं बनते और एक साथ हमला करने का फैसला नहीं करते तो वह बहुत बुरी स्थिति में होता। इतने कम समय में इतने सारे समूह बनाने के बावजूद उसकी आत्मा अभी भी पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन उसके शरीर के साथ तालमेल न रख पाने के कारण उसके हाथ और पैर में कई फ्रैक्चर थे। फिर भी यदि बात यहीं तक सीमित रह गई थी, तो यदि डायोन को किसी बात पर भरोसा था तो वह था दर्द सहना। डायोन अकड़कर बैठ गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा की क्यूई उसके पूरे शरीर में फैल रही है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में मेरी आत्मा की वजह से था कि मेरी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो गईं। नहीं, यह विशेष रूप से मेरी ऑरोरा फ्लेम की वजह से था। लेकिन फिर भी मेरा शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर है। कुछ मिनटों के बाद डायन ने देखा कि 3 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। वह अपनी सांसों को संभालने में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वह चिड़ियाघर का जानवर बन गया। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? डायोन ने अपनी नाक को छूते हुए कहा। मैडलीन हल्के से हंस पड़ी जबकि डेलिया ने अपनी आंखें घुमाईं। डेलिया ने कहा, आप जानते हैं कि आपने इस अकादमी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक को 1 मिनट से भी कम समय में हरा दिया। जब उसने ये कहा तब भी उसे लगा कि यह अविश्वसनीय था। उसने अकेहिको को कैसे हराया था लेकिन डेरियस से हार गया। क्या ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं था? डेरियस अकेहिको के जूते नहीं चमका सकता था। वास्तव में डेरियस एक आज्ञाकारी छोटा कुत्ता होगा यदि वह कभी अकेहिको के सामने आ जाए। स्टॉर्म परिवार के असली प्रतिभाशाली लोग उससे बिल्कुल अलग स्तर पर थे। सबसे बढ़िया जीनियस। डायन ने डेलिया को अजीब तरह से देखा। तुम सब इस शब्द का इस्तेमाल बहुत हल्के में करते हो। मैं जितने भी कथित जीनियस देखता हूँ वे पिछले वाले से ज़्यादा अयोग्य होते हैं। मेरी मैडलीन को ही देख लीजिए, वह कई सालों से बीमार है और खेती करने में असमर्थ है। इसके अलावा वह उससे 4 साल छोटी है और वह पहले से ही प्रशिक्षण के चरम पर है। जब आपके पास उसके जैसा उदाहरण हो तो वह कैसे प्रतिभाशाली हो सकता है? डायन ने हंसते हुए कहा। लेखक का नोट, अकेहिको 22 साल का है, 18 नहीं। मैं डायन की तरह सभी उम्र बदलना भूल गया। मेरी गलती, उम्मीद है कि ये दोबारा नहीं होगी। तुम मेरी साधना देख सकते हो, मैडलीन ने आश्चर्य से कहा।
फाउंडेशन स्टेज में अभी भी कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, खासकर डायन को, जिसके पास बोलने के लिए कोई साधना नहीं थी। बड़ी बहन, तुम इतनी शक्तिशाली हो। डेलिया की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। जाहिर है उसे इसका अंदाजा नहीं था। वाह, एली भी स्तब्ध दिख रहा था। डायन हंसा। ऐसा लगता है कि उसने बैग से कुछ ऐसा बाहर निकाल दिया था जो उसे नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन इससे मैडलीन की प्यारी सुनहरी आंखें और भी चमक उठी जब उसने उसे देखा। वह उसकी साधना को जानता था, फिर भी उसने उसके साथ किसी भी तरह के डर या घबराहट के साथ व्यवहार नहीं किया। मेरा ऑरोरा खेती को समझने में बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने उस पर हमला किया। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं उसे चौंका दूं तो मैं उसे हरा दूंगा। डायन ने बताया। तुम लापरवाह थे। तुम्हारे पास कोई युद्ध तकनीक नहीं है, कोई आंदोलन तकनीक नहीं है, कोई साधना नहीं है, और तुम्हारे हमले के तरीके उतने ही अच्छे हैं जितने कि तुम एक मसोचिस्ट हो। तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाना इतना पसंद क्यों है? मैडलीन ने डांटा। डायन ने शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी। तुम समझ सकती थी कि मैं खुद को चोट पहुंचा रहा था। तुम इतनी चौकस और देखभाल करने वाली हो, मैं ऐसे बदमाश को कैसे अपनी पत्नी बना सकता हूं? तुम्हारे लिए कोई उचित इलाज ढूंढने के बाद मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। डायन हंसा। हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझे नहीं हरा सकते तो आप वह चीज़ कैसे पा सकते हैं जो मैं नहीं पा सकती? मैडलीन ने चिढ़ाते हुए कहा। डायन ने हंसते हुए कहा, उसे मैडलीन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह वास्तव में खुश था कि वह इतनी मजबूत थी। इस तरह जब वह उसे ठीक कर देगा तो वह उसे दुनिया भर में ले जा सकता था और साथ मिलकर उस पर हावी हो सकता था। जिस दिन उसे अपने माता पिता को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका मिल जाएगा, वह उसके साथ होगी। डायन ने अपना सिर हिलाया। उसे अपने विचार अजीब लगे। मैं अभी इस लड़की से मिला हूँ, मुझे शांत होने की ज़रूरत है। उसने पाया कि वह लगभग बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था। जो व्यक्ति नश्वर दुनिया में बड़ा हुआ हो, और यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के साथ इसके पश्चिमी हिस्से में भी, उसके लिए एक लड़की के बारे में ऐसे शब्द सोचना जिसे वह केवल कुछ हफ्तों से जानता था, उसे पागल जैसा बना देगा। हालांकि डायन ने उन शब्दों के बारे में सोचा, लेकिन वह जानता था कि वह पहले से ही उसके कोमल स्वभाव से मोहित हो चुका था। एक लड़की के लिए जो इतने समय से चुपचाप पीड़ित थी और फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, अगर वह उसके लिए इतना सोचने लायक नहीं थी तो शायद कोई और नहीं था जो उसके लिए इतना लायक हो। हालांकि डायन को यह नहीं पता था कि उसकी इस बेबाक हंसी ने मैडलीन के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। हालांकि डायन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके चुटीले जवाब पर उसकी आत्मविश्वास भरी हंसी बहुत कुछ कह रही थी। उसने बुरा नहीं माना, क्योंकि बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। क्या वह उसे हरा देगी? हाँ, शायद अभी के लिए, लेकिन ये कब तक चलेगा? ऐसा लगा जैसे ये वही शब्द थे जो वह बिना कहे भी व्यक्त कर रहा था। फिर भी मैडेलिन डायोन की तह तक जाने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने भी यह नहीं देखा कि वह एक युवा महिला की तरह अपने भावी साथी की जांच कर रही थी। मैंने सुना है कि तुम बहुत प्लेबॉय हो। मार्शल आर्टिस्ट इतने लंबे समय तक जीते हैं कि सिर्फ एक साथी रखना असंभव है, इसलिए अगर तुम बहुत कमज़ोर हो तो क्या मुझे अपने लिए कोई दूसरा आदमी नहीं ढूंढना पड़ेगा? रिवर्स हरम वाली सेपियंटिया की बहुत सारी महिलाएं हैं। मैडलीन ने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ कहा। मैडलीन को जितने भी उत्तरों की उम्मीद थी, उनमें से डायोन ने जो उत्तर दिया वह अंतिम था। वह अपना पेट पकड़कर इतनी जोर से हंसने लगा कि उसका चेहरा लाल हो गया। अभी तो नहीं, लेकिन मैं जल्द ही इतना मजबूत हो जाऊंगा कि तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकूं। इसके अलावा तुम्हारे जैसी खूबसूरत और दिल से जुड़ी महिला को पाना लगभग असंभव होगा। अगर वह तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती तो दूसरी पत्नी लेने का क्या मतलब होगा? डायन का मतलब साफ था। उसने मैडेलीन के दूसरे पति की तलाश को भी गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी पत्नी की तलाश के बारे में उसकी दुनिया में ऐसी बात आम नहीं थी, इसलिए जब उसने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है तो वह काफ़ी गंभीर था। इसके अलावा वह ज़रा भी झूठ नहीं बोल रहा था। मैडलीन के स्तर की दूसरी महिला को पाने के लिए उसने उसे पाने के लिए लगभग 17 साल जिए थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि वह वास्तव में कोई और पा सके, है न? कम क्षमता वाली पत्नी होने का क्या मतलब था? एली और डेलिया अजीब तरह से एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे, जबकि डायोन और मैडेलिन एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे थे। डेलिया ने झल्लाकर अपना सिर हिलाया। वे एक दूसरे को शायद कुछ सप्ताह से जानते हैं, फिर यह बात इस हद तक कैसे पहुंच गई? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी बड़ी बहन को एक बड़े बुरे भेड़िए द्वारा चुराए जाते हुए देख रही हो। मैडेलिन और डायन ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, या शायद वे वाकई अपनी ही दुनिया में थे। यह एक अच्छा जवाब है, मैडेलिन ने आंशिक आश्चर्य से कहा। तो फिर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हालांकि मैं अकेहिको के प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पिता, माँ और भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वे इसके लिए बहुत आकर्षित होंगे। तुम्हारी वजह से मैं फिर से आराम से रह सकता हूँ और वे इसके लिए बहुत आभारी होंगे, लेकिन यह अभी भी सच है कि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। हालांकि वह जानता था कि मैडेलिन मजाक कर रही थी, डायोन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया।
मैंने सुना है कि मैं सरनी कीमिया का प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम हो जाऊंगा। इसके अलावा मुझे अकीहिको के दावों पर बहुत संदेह है। यदि आपको सेपियंटिया परिवार की मुख्य शाखा ब्रह्मांड के शाब्दिक सूचना केंद्र का समर्थन प्राप्त था, तो उनके पास वह जानकारी कैसे हो सकती है जो आपके पास नहीं है? ये समझ में नहीं आता। यदि मैं ये पता लगा सकता हूँ तो मुझे यकीन है कि आपका परिवार भी इसका पता लगा सकता है। डायन को ज्यादा चिंता नहीं थी। सेपियंटिया परिवार मार्शल वर्ल्ड के विद्वान थे। अगर वे इतनी बेवकूफ़ी भरी बात से मूर्ख बन गए तो वाकई समस्या हो जाएगी। मैडेलिन ने सिर हिलाया। यही एक कारण था कि उसने इतनी दृढ़ता से मना कर दिया था। वह अपनी बीमारी के कारण मुख्य कबीले के पक्ष से बाहर हो गई थी। उसकी पिछली प्रतिभा को देखते हुए वे उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ देंगे? अगर यह सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने का मामला था जिसमें ईश्वरीय रक्त की मात्रा अधिक थी, तो सेपियंटिया परिवार की मुख्य शाखा ऐसे सहयोगियों से जुड़ने में कैसे विफल हो सकती थी? और कौन से सहयोगी उसके जैसी प्रतिभाशाली लड़की से अपने परिवार में शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी प्रतिभा को छोड़ना पड़े? इस तथ्य पर विचार करने के अलावा कि मार्शल दुनिया में एक से अधिक पत्नियां होना एक सामान्य बात थी, उनके लिए उसे छोड़ देना कोई उचित समाधान नहीं था। लेकिन इससे एक और समस्या पैदा हो गई जिसे डायोन ने अपने दिल के करीब रखा। भले ही वह जानता था कि वह सरनी कीमिया का एक महान प्रतिभाशाली है, फिर भी सेपियंटिया परिवार जैसे सूचना आधारित कबीले को ऐसे सहयोगियों तक कैसे पहुंच मिल सकती थी जो उसके वर्तमान स्व से कहीं अधिक कुशल थे? यदि सरनी कीमियागरों के पास कोई इलाज होता तो निश्चित रूप से सेपियंटिया परिवार इसके लिए कीमत चुकाने को तैयार होता, है न? तो मैडलीन यहाँ क्यों थी और अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? डायन को बुरा लग रहा था, लेकिन उसने इसे दबा दिया और मैडेलिन को एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। अगर दुनिया के शीर्ष व्यक्ति भी इसका इलाज नहीं खोज पाए हैं तो उसे खुद ही इसका इलाज बनाना होगा। तो आपके हरम में कमजोर पुरुषों के लिए हमें क्या करने की अनुमति है? डायन ने मजाक में कहा, जिससे माहौल हल्का हो गया। उसे वास्तव में उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैडेलिन ने एक बार फिर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, मैडेलिन ने मुस्कुराते हुए एक पल के लिए सोचा, आप मुझे इस भोज में क्यों नहीं ले जाएंगे? डायन ने पलकें झपकाईं और हैरानी का नाटक किया। दोनों हाथों से अपनी जांघों को ढांकते हुए उसने डरे हुए भाव का प्रदर्शन किया। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि शीतकालीन संक्रांति आ रही है। मुझे मत बताओ कि तुम मेरी मासूमियत चुराने की योजना बना रहे हो। डायन की बकवास सुनकर मैडलीन का चेहरा लाल हो गया। हालांकि ये डलिया ही थी जिसने उसके शरीर पर मुक्का मारा था। दरार। डायन ने अपनी हड्डियों को और भी खराब होते हुए महसूस किया। क्या वाकई उसे एक मासूम मजाक की यही कीमत चुकानी पड़ी? अपना मुंह संभालो, बिग वेल। डेलिया पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी, लेकिन उसके चेहरे पर लाली देखकर लग रहा था कि वह गुस्से से ज्यादा शर्मिंदा थी। ओह आउच! मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैडेलीन ने अपने होंठ सिकोड़े। हन्फ, शायद मैं एली से कहूं कि वह मुझे ले जाए। वैसे एली, मैंने पहले कभी इस बगीचे और मेरे औषधीय पौधों की देखभाल के लिए तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे मुश्किल समय से निकलने में मदद की है। एली ने शर्म से नीचे देखा। यह कोई बड़ी बात नहीं है लेडी मैडेलिन, मैं तो बस एरे कीमियागर गुड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ। मैडेलिन मुस्कुराए। आप मुझे बस मैडेलिन कह सकते हैं। डायोन ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि लड़कियों के साथ तुम्हारा व्यवहार मुझसे बेहतर है ना एली? एली बहुत शर्म से लाल हो गया। वह ऊपर देखने में असमर्थ था। समूह ने थोड़ा हंसा, इससे पहले कि मैडलिन ने डायोन को आंशिक रूप से कठोर नज़र से देखा। तुम भोज में स्वेट पैंट पहनकर नहीं आ सकते डायन, वरना मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। भोज से 1 घंटे पहले मैं तुम्हारे कपड़ों के साथ तुम्हारे छात्रावास के कमरे में तुमसे मिलूंगा। डायोन व्यापक रूप से मुस्कुराया। हाँ महोदया। एली और डायोन खेतों में काम करते रहे, पानी की छोटी धाराओं के आसपास उछलते कूदते, नए बीज बोते और पके पौधे तोड़ते रहे। एली पूरे समय अपने आप से ही कुछ बुदबुदाता रहा, कभी कभी तो ऐसी बातें भी कहता जो खुद डायन भी नहीं समझ पाता था। फॉनिंग ग्रास का स्वभाव कोमल होता है और इसे पानी की ज़रूरत दूसरे पौधों से काफ़ी कम होती है। मुझे इसे धारा से दूर और ज़्यादा प्रभावशाली डेविल्स विलो से दूर ले जाना चाहिए। अगर नहीं तो इसका इस्तेमाल खाद के तौर पर किया जाएगा। ये काम करेगा। डेविल्स विलो को वास्तव में पानी की ज़्यादा आपूर्ति की ज़रूरत होती है ताकि यह अपनी आग जैसी प्रकृति के कारण मिट्टी को सूखा न दे। अगर मैं इसे अच्छी तरह से डिज़ाइन करता हूँ तो एक अच्छा संतुलन होगा और दोनों में से प्रत्येक अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। काम करते समय मधुर संगीत बजता रहा। डायन एली की बातों को ध्यान से सुन रहा था। हालांकि वह याद की गई विशेषताओं के आधार पर अनुमान लगा सकता था कि पौधों को कैसे उगाया जाए, लेकिन उसने वास्तव में कोई बागवानी तकनीक की किताब नहीं पढ़ी थी। इसलिए एली इस क्षेत्र में उससे कहीं ज़्यादा विशेषज्ञ था। साथ ही
एली द्वारा किए जा रहे इन छोटे छोटे बदलावों से डायन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह धीरे धीरे एक नई दुनिया में कदम रख रहा हो। जल्दी ही उनका काम खत्म हो गया और वे अपने पैर धोने के लिए झील पर चले गए। एली ने जोर देकर कहा था कि वे नंगे पैर ही खेत में जाएं ताकि वे ये सुनिश्चित कर सकें कि गलती से किसी पौधे को नुकसान न पहुंचे। जब डेलिया और मैडेलिन ने उन्हें अलविदा कहा तब तक सूरज आसमान में डूब चुका था। ठीक उसी तरह पाटिया नेवा पीक एक सुखद सन्नाटे में डूब गया। दो युवतियों के बीच का माहौल खिल उठा। हालांकि डेलिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे शब्दों में कैसे व्यक्त करना है। खुद को और रोक न पाने के कारण उसने आखिरकार अपनी बात कह ही दी। बड़ी बहन, क्या तुम उससे प्यार करती हो? जिस क्षण डेलिया ने ये शब्द कहे वह बहुत शर्मीली हो गई। किसी भी युवा लड़की की तरह डेलिया को भी ऐसे विषयों में रुचि थी, लेकिन वह उन्हें कभी ठीक से समझ नहीं पाए। अब हालांकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मेयंग बहुत जल्द चेंगलेई से शादी करने वाली थी, और यहाँ तक कि उसकी बड़ी बहन ने भी शादी की चर्चाओं में उसका नाम उछाला था, हालांकि उसने मना कर दिया था। इससे डेलिया को अपनी उम्र का बहुत एहसास हुआ। तो क्या उसे भी जल्द ही शादी नहीं करनी चाहिए? लेकिन किससे? ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उसे समझ में नहीं आईं। मैडलिन ने डेलिया को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी हल्की हंसी से मैदान को भर दिया। वह कुछ देर चुप रही, अपने नाजुक पैरों को झील की सतह पर झूलने दिया। अंत में उसने बात की, उद्धरण ... मैं इसे प्यार नहीं कहूँगा, मुझे भी नहीं पता कि इस शब्द का क्या मतलब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। मैंने चाचा के साथ सेपियंटिया के शिखर पर देखा था जब वे पहली बार आपके साथ लाइब्रेरी आए थे। मैंने चाचा पाटिया नेवा और परिवार के अन्य नेताओं के सामने उनकी निडरता देखी। मैंने उन्हें अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने गौरव की रक्षा करते देखा। मैंने उनकी गर्व भरी पीठ देखी जब उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पूर्व छात्र फोकस अकादमी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैंने ये भी देखा कि कैसे उन्हें स्वर्ग द्वारा स्वीकार किया गया। मैडलिन की आवाज़ और अधिक धीमी होती गई, उसके दिमाग में डायोन की पीछे हत्ती पीठ की छवि घूमने लगी। वह वही था। डेलिया चौंक गई। क्या ये डायन ही था जिसने स्वर्ग की झंकार बजाई थी? मैडलिन मुस्कुराए, मैं अभी उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ ज़िंदगी कैसी होगी। अगर मैं हर रोज़ इसी तरह सच्ची खुशी के साथ मुस्कुरा सकती हूँ, भले ही मेरी ज़िंदगी छोटी हो जाए, तो क्या यह इसके लायक नहीं होगा? तारांकन। डायन ने हल्के से खर्राटे लिए। पिछले कुछ दिनों से खुद को ज़्यादा पढ़ाई में खो देने के कारण वह फिर से पूरी तरह से थक गया। हालांकि उस पल एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। एक मधुर धुन ने डायन को झकझोर कर जगा दिया। वह आश्चर्य से लगभग चौंक गया, क्योंकि उसने अपने बिस्तर के पास एक नाजुक आकृति को बैठे देखा। डायोन ने पलकें झपकाईं, मैडेलिन। अचानक वह पूरी तरह से चौंक गया और अपने माथे पर थपकी दी। बोझ, मुझे बहुत खेद है। डायोन हैरान था, वह इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल गया। मैडलिन को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। एक लड़के के कमरे में घुसने के बाद भी वह परफेक्शन की तस्वीर थी। उसकी चिकनी गोरी त्वचा उसके छिपाव में एक दरार के माध्यम से चमक रही थी, जिससे उसका पतला पैर डायोन की आंखों को सुशोभित कर रहा था। उसके बाल हमेशा की तरह ऊपर थे, लेकिन यह एक सुंदर हेयर पीस कंघी से सजी थी, जो बैंगनी रंग के साथ चांदी और सोने की चमक बिखेर रही थी। उसकी पोशाक हमेशा की तरह बैंगनी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से अधिक सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत थी। यह उसके कर्व से कसकर चिपकी हुई थी, जिससे डायोन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। डायोन के अचंभित हो जाने के बाद वह इतनी जोर से मुस्कुराया कि उसके होंठ लगभग फट गए। अगर मैं तुम्हारे साथ आ गया तो वे मुझे हमेशा के लिए मार डालेंगे। मैडलिन की हल्की हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। चलो, मैंने तुम्हारा पहनावा बाथरूम में छोड़ दिया है। भोज शुरू हुए अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सोने दूं। चूंकि तुम जाग चुके हो तो चलो। डायोन उछलकर बाथरूम की ओर चला गया और मैडलिन को दीवारों पर लगी हुई कतारों को घूरता हुआ छोड़ गया। वह वाकई कड़ी मेहनत करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना थका हुआ है। मुझे उसे एक नया जोश देने वाला गाना सुनाना चाहिए। ... डायन बाहर निकलते समय तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी जो मानव दुनिया से अधिक मेल खाती थी। काली ड्रेस पैंट और एक तंग बैंगनी ड्रेस शर्ट उसके शरीर पर चिपकी हुई थी। उसने एक घड़ी पहनी हुई थी जिसे वह लगभग कभी नहीं पहनता था, और उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा रखी थी। मैडेलिन उसके पास गई और उसने कुछ बटन लगाया जो वह लगाना भूल गया था। ऐसा लगता है कि कभी कभी आप सचमुच बहुत सुंदर लगते हैं, मैडलिन ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हारे लिए इतना सुंदर कैसे हो सकता हूँ? मुझे इसकी भरपाई और अधिक शक्तिशाली बनकर करनी होगी। डायन पूरी तरह से मुग्ध था। उसने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया, जिससे उसका ध्यान उसके चीख से ठीक होने पर से हट गया। दोनों इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस कर सकते थे। उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी थीं, उनके दिल की धड़कनें एक साथ धड़क रही थीं।
मेडेलिन स्तब्ध थी, वह लंबे समय तक डायोन की स्पष्ट आंखों में देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, उसने अपना सिर हिलाया। चलो चलें, हम पहले ही देर हो चुकी है। नहीं, 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 मैं तुम्हें वहां कैसे जाने दे सकता हूं? हो सकता है कि ऐसी किसी बात के लिए मुझे स्वर्ग से मार दिया जाए। डायन ने मैडलीन को घबराहट में दरवाजे से बाहर जाने से रोक दिया। वह इतनी सुंदर लड़की को कैसे बाहर जाने दे सकता था? मैडेलीन ने डायोन की ओर मुड़कर थोड़ा हैरान होकर पूछा, तो फिर तुम वहां कैसे जाना चाहते हो? डायन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। वह खिड़की की ओर चला गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। सुनहरी रोशनी की बाढ़ ने पानी को गिलास से दूर धकेलना शुरू कर दिया, जिससे दूसरी तरफ एक आदर्श अर्धगोला दिखाई देने लगा। जटिल प्रतीक और गियर कमरे में प्रतिबिंबित हुए, रात के पानी के गहरे नीले रंग के साथ नृत्य करते हुए और एक भव्य दृश्य बनाते हुए। डायन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए मैडलीन की ओर रुख किया। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद एक नाजुक हाथ उसके हाथ में आ गया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव था। यह एक ऐसी चीज है जिस पर मैं पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा हूं। पानी को दूर धकेलना रक्षात्मक व्यवस्था का एक गोलाकार रूप है जिसमें मैंने हाल ही में महारत हासिल की है, लेकिन ये वास्तव में सबसे मजेदार हिस्सा है। डायन ने खिड़की पर टैप करने से पहले अपना हाथ पीछे खींच लिया। 8 अलग अलग बिंदुओं से एक सरणी बननी शुरू हुई, जो सुनहरे रंगों के साथ घूम रही थी। 10 मिनट बाद डायन ने अपना मुक्त हाथ बढ़ाया और मैडलीन को आश्चर्य हुआ कि यह खिड़की से सीधे गुजर गया। यह एक छोटे पैमाने का अंतरिक्ष प्रकार का सरणी है। मैं अभी इसे गति से व्यवस्थित नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ों को पार करने के लिए वास्तव में उपयोगी है। डायन ने मुड़कर मैडलीन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। बड़ी खिड़की में एक छोटी सी सीढ़ी बन गई। डायन ने मैडलीन को धीरे धीरे अंधेरे पानी में ले जाकर खड़ा कर दिया। मैडेलिन ने चारों ओर देखा और रक्षात्मक संरचना के किनारे को छुआ। उसका सुंदर चेहरा खुशी और आकर्षण से भर गया। बहुत खूब। जब उसने डायोन की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी निगाहें उस पर ही टिकी हुई थीं, जिसके कारण उसका रंग और भी अधिक लाल हो गया। गोला धीरे धीरे पानी में ऊपर की ओर बढ़ने लगा। चांद की रोशनी झील में चमक रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। पानी की सतह को चीरते हुए सोने का गोला गायब हो गया। मैडलीन सिर्फ डायन की बांह को पकड़े रह गई क्योंकि वे आसमान में उड़ रहे थे। मेरे पास एक और आश्चर्य है, डायोन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया, जिससे छोटे पक्षियों, तितलियों और लिली की रचनाएं प्रकट हुईं और उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। उनके नीचे रक्षात्मक संरचना बदलने लगी। उसके पंख हो गए और वह फीनिक्स की तरह जलने लगा। आसमान में एक तीखी आवाज़ गूंजी और मैडलीन की आंखें चमक उठीं। मैडलीन के चेहरे पर खुशी देखकर डायन को लगा कि वह दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर बैठा है। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सा ख्याल आया। ये भोज वास्तव में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? डायोन ने हल्की खांसी करते हुए पूछा। मैडेलीन ने खिलखिलाकर हंसते हुए एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। उस रात एक फीनिक्स खूबसूरत फड़फड़ाते जीवों के साथ आसमान में उड़ रहा था। उसने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाकर रात को रोशन कर दिया। तारांकन तारांकन। एक निश्चित चरम पर उत्सव पहले से ही चल रहा था। मेइंग ने डेलिया की बांह पकड़ ली और मुंह बना लिया। उसकी बैंगनी आंखों में कुछ बेबसी झलक रही थी। उफ, डेलिया, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पिता इस शादी के लिए राजी हो गए। अब मैं उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकता। तुम्हें पता है कि बाय और दायू परिवार के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। मेरे पिता बहुत कायर हैं, अपनी बेटी को बेचकर शांति स्थापित करने के पहले मौके पर ही कूद पड़ते हैं। डेलिया ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वे इस रात अकेले ही यह बातचीत लाखों बार कर चुके थे। कभी कभी आपको बड़े भले के लिए वो काम करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। मेयिंग, चेंगली इतना बुरा नहीं है। वह बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है और बहुत प्रतिभाशाली है। वह सुंदर है और कम से कम वह केहिको तो नहीं है। मेयंग का मुंह और भी गहरा हो गया। अच्छा, तो फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? हो सकता है कि वह केहिको न हो, लेकिन उससे भी बुरा हो सकता है। चेंगली हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। तुम कभी नहीं जान सकते कि वह क्या सोच रहा है। क्या होगा अगर वह केहिको से भी ज्यादा मनोरोगी हुआ? हो सकता है कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को फिर कभी जिंदा न देख सको। तुम बहुत ज्यादा नाटकीय हो रहे हो। डेलिया ने अपनी आंखें घुमाईं। दोस्त बगीचे के रास्ते से चल रहे थे। हर कुछ मीटर पर एक विशाल मेहराब दिखाई दे रहा था, जो अपने चारों ओर चमकती रोशनी से रास्ते को रोशन कर रहा था। फूलों से घिरा हुआ वातावरण और चांदनी के नीचे की सुंदरता अवर्णनीय थी। डेलिया के जवाबों पर मेइंग केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकी। तुम बहुत भोली हो डेलिया। मुझे तुम्हारे सीधे सादे कर्तव्यनिष्ठ रवैये से ईर्ष्या होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। मुझे भूख लगी है। भोज अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? मेइंग को आखिरकार शिकायत करने के लिए कुछ और मिल गया। अब आओ मेयंग, तुम्हें पता है कि हमारे वरिष्ठ भाई तब तक आराम नहीं कर पाएंगे जब तक मैडेलिन यहाँ नहीं आ जाती। वे इस पूरे समय एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेताब रहे हैं।
लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते हैं जब जिस लड़की के लिए वे तरस रहे हैं वह अभी तक यहाँ नहीं है? डेलिया ने एक अनोखा मजाक किया। ये सच है, बड़ी बहन अभी तक यहाँ नहीं आई है। क्या उसकी बीमारी फिर से बढ़ सकती है? मेइंग ने चिंता के भाव के साथ पूछा। अरे, तुम देखोगे। मेइंग ने भ्रमित होकर डेलिया की ओर देखा। इससे पहले कि मेयंग डेलिया से पूछ पाती, वे रास्ते के अंत तक पहुंच चुके थे और भोज क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। रात के आसमान के नीचे सफ़ेद टेबल वियर और पैटर्न से सजी एक लंबी मेज आकर्षक लग रही थी। मोमबत्तियों की रोशनी टिमटिमा रही थी और युवा पुरुष और महिलाएं समूहों में आते जाते थे, बड़े खुले स्थान में खुशी खुशी सामाजिक मेलजोल कर रहे थे। मेइंग, मिस पाटियानेवा, क्या तुमने मिस सेपियंटिया से कुछ सुना है? उसके बड़े भाई और अकेहिको थोड़े बेचैन हो रहे हैं। वे उसे खोजने जाने की बात कर रहे हैं। वे थोड़े चिंतित हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। चेंगलेई ने दोनों लड़कियों को देखा और उनके पास आ गया। माफ़ करना, चेंगलेई, हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन तुम मेयंग के साथ कुछ समय क्यों नहीं बिताओगे? मुझे यकीन है कि वह इसकी सराहना करेगी। मेइंग ने अपनी सहेली की बाँह पर चुटकी काटी, लेकिन डेलिया ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने ध्यान ही नहीं दिया। चेंगलेई के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। ये सम्मान की बात होगी, चेंगलेई ने मेइंग की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। इससे पहले कि मेयंग जवाब दे पाती, कुछ युवा पुरुषों का एक समूह वहां आ गया, जिससे चेंगलेई ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। इस समूह के कई लोगों को डायन आसानी से पहचान सकता था। यहाँ तक कि डेरियस भी समूह में शामिल था, हालांकि उसका व्यवहार बहुत अधिक संयमित और सम्मानजनक था, जैसे कि वह अपनी सांसों से किसी को भी नाराज करने से डरता हो। एक युवक, जिसकी सुनहरी आंखें क्रिस्टल फ्रेम वाले चश्मे के माध्यम से चमक रही थीं, चेंगलेई के पास आकर खड़ा हो गया, इससे पहले कि अकेहिको भी लड़कियों के पास जाता। उसका स्वभाव बहुत ही परिष्कृत था और उसमें बहुत ही शक्तिशाली गति थी। भोज के हर कोने से बहुत सी खूबसूरत महिलाएं उसकी ओर देख रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि मैडलिन का सबसे बड़ा भाई ओलिवर था। हम मेरी छोटी बहन को खोजने के बारे में सोच रहे हैं, ओलिवर बोला, लेकिन अगर हम किसी महिला के कमरे में प्रवेश कर गए तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए हम आशा कर रहे थे कि तुम हमारे साथ आओगी। युवक की आवाज़ कोमल और मिलनसार थी। किसी के लिए भी उसके अनुरोध को नकारना मुश्किल था। बड़े भाई ओलिवर, उस बारे में। डेलिया के बोलने से पहले ही आकाश में एक पक्षी की तीखी चीख सुनाई दी। रात के समय आसमान में बादल सुलग रहे थे, मानो एक युवक और युवती सुनहरी रोशनी और लपटों से घिरे हुए आसमान में राजसी अंदाज में खड़े थे। कई लोग हैरान होकर ऊपर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर इतने भव्य प्रवेश के साथ कौन आया है?